दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बायो का पेपर इस समय मेरे पास है। इस वीडियो में हम लोग इसी पेपर का कंप्लीट सलूशन चेक करेंगे और आपको मैं सारे प्रॉब्लम के आंसर की दूंगा कि आपको किस प्रॉब्लम में क्या आंसर लिखना होगा और किस प्रॉब्लम के लिए कितना आंसर आप लिख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पेपर में जो प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उनका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस पेपर का फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिजीज आर ऑन द राइज। तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी एंड गिव एन एग्जांपल। इम्यून सिस्टम आप लोग समझते ही हो। अभी 2 साल से तो इम्यूनिटी वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जिसको नहीं पता था वो भी जान गया इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, आउटर कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वो सिस्टम उस पैथोजन से फाइट करता है और हम लोगों को प्रिवेंट रखता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ से। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद के सेल को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाता है। मीन्स उसको खुद का सेल भी लगता है एक फॉरेन सेल है, इसलिए उस सेल को वो डैमेज करने की कोशिश करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यूनिटी इज़ व्हाट? इट इज़ द fault of the immune system, means immune system of the body become abnormal and start rejecting its own cell। और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगती हैं। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आपने डिजीज़ सुना होगा जिसमें ज्वाइंट पेन होता है। तो उसमें जनरली होता क्या है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर हो जाता है इन्फ्लेमेशन, और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो साइनोवियल फ्लूइड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं और उसी की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होगी और पेन होता है। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल और भी है, मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और इन्फॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को चला जाता है। और सेम ऐसे पूरी बॉडी में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता रहता है और पूरी बॉडी का रेगुलेशन चलता रहता है। तो इस डिजीज़ में क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी एंटीबॉडी कुछ ऐसा जनरेट होता है बॉडी के अंदर जो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, जिसकी वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर जिस भी मसल से रिलेटेड होगा, जिस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कराता होगा वो रुक जाता है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर टेम्परेरी पैरालिसिस आ जाती है। उसी टेम्परेरी पैरालिसिस का आना ही इस डिजीज़ का मेन रीज़न है जिसको बोलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस। तो ये 2 डिजीज़ हो गए जो ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इन अ पॉन्ड देयर आर 500 frogs, 50 more were born in a year, कैलकुलेट बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। बर्थ रेट किसी भी पॉपुलेशन का क्या होता है कि हर 1000 किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक साल में कितने न्यू ऑर्गेनिज्म ऐड हो जाते हैं, उसी को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कितने इंडिविजुअल ऐड हो गए उसको कितने इंडिविजुअल पहले थे उसी से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.1। अब ये 0.1 क्या इंडिकेट करेगा कि पर 1000 फ्रॉग में एक साल में 0.1 फ्रॉग कंटिन्यूसली ऐड होते जाएंगे। दिस वन इज द बर्थ रेट। सेकेंड प्रॉब्लम है नेम एंड ड्रॉ द एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एज पिरामिड, एज के बेस पे हम लोग 3 टाइप के पिरामिड बनाते हैं, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिंग, एक हमारा होता है स्टेबल और एक होता है डेक्लाइन।
तो जो डिक्लाइनिंग होता है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है फ्यूचर में। यहाँ पे फ्यूचर में भी पॉपुलेशन सेम बना रहता है, मतलब स्टेबल रहता है, और यहाँ पे फ्यूचर में पॉपुलेशन के बढ़ने के चांस होते हैं। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा एज पिरामिड होगा जहाँ पे ग्रोथ स्टेटस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो उसका आंसर आपको लिखना है एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंडिंग का जो शेप होता है वो ट्राइंगुलर शेप आता है, इसलिए ट्राइंगुलर शेप बनाना है आपको। स्टेबल वाले का जो शेप आता है वो बेल शेप आता है, यानी इसका पिरामिड आप बनाओगे तो एक बेल जैसा दिख बनेगा। और जो डिक्लाइन होता है उसका जो शेप होता है वो अन शेप होता है, मीन्स बीच में ये वाइड होगा और दोनों टर्मिनल पे इस तरीके से होता है। दिस वन इज़ द अन शेप। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाते हैं इसका या पिरामिड बनाते हैं तो तीन यहाँ पे हम यूज करते हैं एज। उसमें जो नीचे वाला एज होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजिंग एज, ये वाला होता है फर्टिलाइजिंग एज, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजिंग एज। तो प्री वाला जब कम होगा और फर्टिलाइजिंग एज ज़्यादा होगा तो मीन्स फ्यूचर में प्री वाले जो मेच्योर होकर फर्टिलाइजिंग एज में आएंगे उनका काउंट यहाँ पे कम है, इसलिए फ्यूचर में फिर यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होने वाला है, इसलिए ये डिक्लाइन होता है। इस वाले में क्या होता है, प्री वाले ज़्यादा होते हैं और फर्टिलाइजिंग से, तो फ्यूचर में प्री वाले ज़्यादा मेच्योर होकर फर्टिलाइजिंग एज में आने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली डेंगू केस वेयर रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आप लोग जानते हैं कि जो डेंगू फीवर होता है वो जनरली होता है एक वायरस की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बो वायरस। और इस वायरस को कैरी करने का जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज़ एडीज मॉस्किटो। इसी एडीज मॉस्किटो की वजह से ये अर्बो वायरस ह्यूमन तक पहुंचता है और डेंगू होने के चांस बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछा हुआ है कि गैम्बूसिया इंट्रोड्यूस करते हैं पॉन्ड के अंदर क्यों। तो आप लोग जानते हैं ये एक टाइप का फिश है और इसका पूरा नाम होता है गैम्बूसिया एफिन्स, और ये फीड करता है ऑन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो, मीन्स मॉस्किटो के लार्वा को ये खाता है। तो जिस पॉन्ड के अंदर मॉस्किटो ग्रो कर रहे होंगे, अगर उस पॉन्ड में इसको डाल दिया जाए तो ये उस मॉस्किटो के सभी लार्वा को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इसके स्प्रेड होने के चांस कम हो जाते हैं। यानी एक तरीके से ये मॉस्किटो के स्प्रेड को प्रोटेक्ट करता है। इसी का आर वाला पार्ट है, इफ थाइमस ऑफ अ चाइल्ड फेल टू डेवलप देन हाउ वुड दिस इफेक्ट हिज इम्यूनिटी। अगर किसी भी चाइल्ड का थाइमस अगर काम ना करे या फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो क्या बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो थाइमस जनरली क्या होता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है। लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आता है, जिसमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट सेल डेवलप होता है और मेच्योर होता है। तो जब थाइमस किसी भी पर्सन के अंदर नहीं रहेगा तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल का जनरेशन नहीं होगा, और जब टी लिम्फोसाइट सेल का जनरेशन नहीं होगा तो आपको पता है टी लिम्फोसाइट सेल इज़ रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहेगी, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता रहेगा और हमेशा उसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सपेंड NPV and mention their importance in organic forming। NPV इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस। अब इसका ऑर्गेनिक फॉर्मिंग में इंपॉर्टेंस क्या है समझिए। जनरली इस वायरस का जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूलो वायरस, और वैक्यूलो वायरस एक ऐसी वायरस की कैटेगरी है जिसको हम लोग यूज करते हैं IPM में, मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं इनऑर्गेनिक किसी भी फील्ड के अंदर तो बहुत सारा वो हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
जिसमें पोल्यूशन के साथ साथ क्या होते हैं, जितने भी पेस्ट होते हैं उनको भी वो किल करता है। और बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज करते हैं, मीन्स वैक्लो वायरस को यूज करते हैं। तो ये एक वायरस की कैटेगरी है जिसको यूज करने से क्या होता है कि कुछ सेलेक्टेड पेस्ट को ही ये कंट्रोल करता है, मीन्स उसको किल करेगा। बाकी जो पेस्ट होंगे उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे जो भी हमारे यूजफुल पेस्ट होते हैं वो सब बच जाते हैं, बर्ड्स बच जाती हैं। केवल कुछ सेलेक्टेड पेस्ट ही यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ डू फिश इन एंटार्क्टिक वाटर मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग। अब आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स जनरली दो टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है रेगुलेटर और एक होता है कन्फर्मर। तो जो कन्फर्मर होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, और जो रेगुलेटर होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड और इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो जो फिश है वो कन्फर्मर के अंदर आता है, मीन्स ये कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स इसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो नेचर के हिसाब से बदलता रहेगा। तो बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है, इसलिए वहाँ पे फ्रीजिंग के चांस बनते हैं, मीन्स उसका ब्लड फ्रीज कर सकता है। तो अपने बॉडी को ये फ्रीज होने से बचाने के लिए रिलीज़ करता है एक केमिकल, जिस केमिकल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो जितने भी फिश होते हैं अंटार्कटिक वाटर में वो ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज़ करेंगे, जो उसके ब्लड को फ्रीजिंग से रोक देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर छोटा रहेगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया का अपना एक रिलेशन है। तो अगर हम बहुत छोटे साइज के एनिमल्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसके बॉडी का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, और बॉडी का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हीट को लॉस कर देता है अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन बाहर का कोल्ड हुआ तो। अब पोलर रीजन में इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है कोल्ड, इसलिए अगर वहाँ पे छोटे साइज के एनिमल्स होंगे तो वो हीट लॉस ज़्यादा करेंगे सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा पोलर रीजन में बड़े साइज के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, जहाँ पे कुछ माइक्रोब्स, उनके साइंटिफिक नेम और उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो पहला यहाँ पे फंगी, पेनिसिलियम इसका साइंटिफिक नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट जनरेट करता है आपसे पूछ रहे हैं। तो पेनिसिलियम जनरली क्या करता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पेनिसिलिन। मोनस्कस परपुरियस रिलीज करता है स्टैटिन। क्लॉट बस्टर जो एंजाइम है वो जनरली होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ बैक्टीरियम का साइंटिफिक नेम लिखना है, इसलिए लिखोगे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। एक फंगी जो साइक्लोस्पोरिन ए को रिलीज करता है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, वाई इज HIV वायरस कंसीडर टू बी अ रिट्रोवायरस। तो यहाँ पे इस वायरस के अंदर जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने RNA को अटैच कराना होता है ह्यूमन DNA के साथ। और DNA डबल स्ट्रैंड, RNA सिंगल स्ट्रैंड, इसके साथ तो अटैच हो नहीं पाएगा,
इसलिए सबसे पहले ये वायरस करता क्या है, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये कैरी करता है एंड हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। दैट्स वाई दिस वायरस इज कॉल्ड रिट्रोवायरस। रिट्रो का मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कैरी करने वाला। नेम द टू टाइप ऑफ सेल इन विच द HIV मल्टीप्लाई आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये एंटर करता है तो मल्टीप्लाई कहाँ करता है? तो इसका मेन जो अटैकिंग साइट है वो तो है टी सेल। सबसे पहले ये टी सेल के ऊपर ही अटैक करता है और मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे इसके आरएनए होते हैं जो राइबोसोम के साथ भी अटैच होके और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो आपका जो साइट है उसमें आप टी सेल और राइबोसोम लिख सकते हो। नेम द टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। एड्स को अर्ली स्टेज में अगर आपको चेक करना होगा तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिसा टेस्ट। तो हम लोग एलिसा टेस्ट यूज करेंगे। इसके अलावा आप PCR भी यूज कर सकते हो। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और PCR आप समझते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दोनों के थ्रू हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे। इसी 7th का R वाला पार्ट है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ब्रेस्ट फीड बेबीज आर मोर इम्यून टू डिजीज दैट द बॉटल फीड बेबीज। जिस बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी बहुत सारे होते हैं मदर मिल्क के अंदर जो उसको मिलते रहते हैं, और एंटीबॉडी मिलने की वजह से उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग और ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसमें सेकेंड प्रॉब्लम है कि डॉक्टर क्या करता है, एंटी वेनम इंजेक्शन किसी भी पर्सन को देता है जिसको किसी पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया हुआ है। तो जनरली होता क्या है कि जब स्नेक किसी भी पर्सन को बाइट करता है तो वो अपना वेनम डाल देता है उस पर्सन के बॉडी के अंदर, और ये जो वेनम होता है वो उस पर्सन के डिफरेंट सेल के साथ और टिश्यू के साथ बाइंड होता है और इसके एक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो नर्वस सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, टिश्यू और सेल की फंक्शनिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, तो पेशेंट की डेथ होने के चांस बनने लगते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में कोई डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देता है एंटी वेनम, और ये एंटी वेनम करता क्या है, इस वेनम की जो बाइंडिंग है इन सेल और टिश्यू के साथ उसको रोक देता है, और जब वेनम इन सेल और टिश्यू के साथ बाइंड नहीं होगा तो फिर इसका एक्शन यहाँ पे होगा नहीं, नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहता है, इसलिए वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एक्सपेंड करना है PCR, और सेकेंड प्रॉब्लम है ए बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट वांट टू एम्पलीफाई अ जीन DNA सैंपल, और ये मिस्टेक करता है ह्यूमन DNA पॉलीमरेज ऐड करता है PCR मशीन में, तो क्या होगा? तो PCR मतलब हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जनरली ये एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिज़ायर DNA के नंबर ऑफ कॉपीज़ को बढ़ाते हैं, मीन्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चलता है, और इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ 94 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ 72 डिग्री सेल्सियस पे और कुछ 56 डिग्री सेल्सियस पे स्टेप होते हैं। अब आपको पता है कि इतने टेम्परेचर पे प्रोटीन और DNA स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेम्परेचर और pH सेंसिटिव होते हैं, DNA और प्रोटीन आसानी से डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो इसी DNA को डीनेचर्ड होने से बचाने के लिए हम लोग PCR सिस्टम के अंदर यूज करते हैं एक एंजाइम दैट इज टैग पॉलीमरेज।
और इसी टैग पॉलीमरेज को हम लोग पाते हैं एक बैक्टीरियम से जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो अगर टैग पॉलीमरेज की जगह कोई ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लेगा तो ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे खुद ही डीनेचर्ड हो जाता है। तो ये दूसरे किसी डीएनए या प्रोटीन को डीनेचर होने से कैसे बचाएगा। तो यहाँ पे पूरा जो भी हम सोर्स से यूज करेंगे डीएनए प्रोटीन सब कुछ डीनेचर्ड हो जाएगा। मींस पीसीआर मशीन के अंदर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। उसको प्रोसीड कराने के लिए हमेशा आपको टैग पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एलियन स्पीसीज जनरली हम लोग जानते हैं कि इन्वेशन करता है। मींस अगर किसी भी लोकल वैरायटी या लोकल किसी भी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर अगर हम किसी एलियन स्पीसीज को डाल देते हैं तो वो लोकल पॉपुलेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसी को हम लोग इन्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक प्लांट और एक एनिमल का एग्जाम्पल देके आप इन्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोगों ने एक एक्वेटिक प्लांट का नाम सुना होगा, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का बॉटेनिकल नेम है इकॉर्निया क्रेसिप्स। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। कभी कभी उस पर भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो उसका भी आंसर सेम ऐसे आपको लिखना है। तो जनरली है क्या, वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जो यूरोप से लाया गया था इंडिया। और क्यों लाया गया था, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लावर जनरेट होता है वायलेट कलर का जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो उसी फ्लावर की वजह से उसको लाया गया था। अब इंडिया के पॉन्ड में उसको डाल दिया गया लेकिन तो फ्लड की वजह से या बाकी और किसी रीज़न की वजह से वो धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर जो पॉन्ड्स थे, रिवर थे, वेटलैंड थे, हर जगह वो फैल गया। और इतना ज़्यादा ये ग्रो करता है कि पूरे जो सरफेस होगा वाटर का उसको ये कवर कर लेता है। इसलिए उसके अंदर जो सरवाइव करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होती है। तो इसके जनरेशन की वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स थे जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक एलियन स्पीसीज जो इन्वेशन क्रिएट करता है किसी भी लोकल पॉपुलेशन के लिए। इसी में एक एनिमल का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जिसका नाम है नील पर्च। तो नील पर्च एक प्रीडेटर फिश है। तो नील पर्च एक वैरायटी है अफ्रीका की जिसको लेक विक्टोरिया के अंदर जब डाला गया तो लेक विक्टोरिया के अंदर एक जो लोकल वैरायटी थी फिश की, दैट इज चिचिल्ड। तो इस फिश को धीरे धीरे इसने क्या किया, प्रीडेशन इसका करने लगा ये नील पर्च, और धीरे धीरे जो इस फिश की स्पीसीज थी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेशन है जो लोकल वैरायटी को यहाँ पे डैमेज कर रहा है और उसके एक्सटेंशन का एक रीज़न बन रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10th, गिव रीज़न सेलुलोज इज एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल। तो ये सेलुलोज की जगह सेलुलेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम की बात हो रही है। तो हम लोग जब किसी भी सेल से डीएनए को बाहर करते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। और आइसोलेशन के लिए हम लोग कुछ एंजाइम यूज करते हैं एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइसिन एंजाइम। तो लाइसिन एंजाइम के बहुत सारे टाइप हैं इस बेस पे कि आप किस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अगर हम यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल तो हम लोग यूज करते हैं लाइसिन एंजाइम, यहाँ पे लाइसोजाइम। अगर हम लोग प्लांट सेल यूज करते हैं तो यूज करते हैं सेलुलेज। और अगर एनिमल सेल यूज करते हैं तो उसके लिए तो प्रोटीनेज और फैक्टिनेज यूज करते हैं। अगर कोई फंगल सेल होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं काइटिनेज। तो यहाँ पे सेलुलेज से हम इसको ट्रीट क्यों करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग सेलुलोज की बनी होती है। तो सबसे पहले सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग सेलुलोज को ऐड कर देते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, उसके बाद न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाता है, फिर हम उसको दूसरे किसी एंजाइम से ट्रीट करके डीएनए को वहाँ से एक्सपोज कर लेते हैं। सेकेंड है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज डिसआर्म्ड। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है, ये है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, और इसी के ऊपर हम किसी भी डिज़ायर्ड डीएनए को ऐड करके और इसको प्लांट सेल के अंदर डालते हैं। तो इस बैक्टीरियम का मेन काम होता है प्लांट के अंदर ट्यूमर काज करना, और अभी हम इसको यूज करना चाह रहे हैं एज अ वेक्टर। यानी एज अ वेक्टर यूज करने का मतलब क्या हुआ, केवल हम इसके ऊपर एक डीएनए डिज़ायर लगा के उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर ट्यूमर काज नहीं करना चाह रहे। इसलिए ट्यूमर काजिंग जो इसका फंक्शन होता है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिसआर्म्ड करना। तो एग्रोबैक्टीरियम को डिसआर्म करने का मतलब यही है कि ट्यूमर काजिंग जो इसका टेंडेंसी होगा उसको रिड्यूस करेंगे और इसको यूज करेंगे एज अ वेक्टर, और केवल एज अ वेक्टर यूज करके हम एलियन डीएनए को उस प्लांट सेल के अंदर ऐड कर देते हैं। तीसरा है डीएनए कैन नॉट पास इनटू अ होस्ट सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, एंड डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये लिपिड और फैट के अंदर सॉल्युबल हो ही नहीं पाता, इसलिए ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को पास करके अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसलिए डीएनए को एंटर कराने के लिए कुछ हम लोग स्पेसिफिक सिस्टम को या प्रोसेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोवैक्सीन, India's indigenous COVID-19 vaccine by Bharat Biotech is developed using whole coronavirus which has been inactivated। तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है, जिसमें पहला है नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी अटेन्ड when weakened antigen or pathogens are introduced into the body। अब हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो टाइप की होती है, जिसमें एक को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं एडाप्टिव। इन्नेट जो हमको बाय बर्थ मिलता है, एडाप्टिव जो हम नेचर से एडाप्ट करते हैं इम्यूनिटी। अब इसी एडाप्टिव में दो टाइप आते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो डिजीज़ काजिंग पैथोजेंस होते हैं उनको इनएक्टिव फॉर्म में हम अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसका एंटीबॉडी हम अपने बॉडी में जनरेट कराएंगे। पैसिव में क्या होता है कि हम एंटीबॉडी को बाहर कहीं पे भी जनरेट करा लेते हैं, किसी भी एनिमल्स के अंदर या फिर इन विट्रो, फिर उसको हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस, यानी डायरेक्ट हम एंटीबॉडी यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हम इनएक्टिव फॉर्म में एंटीजेंस को यूज करते हैं। तो जो कोरोना का वैक्सीन है उसमें जनरली इनएक्टिव फॉर्म में वीकेंड एंटीजेंस ही होता है, यानी ये एक्टिव इम्यूनिटी का एक टाइप होगा। तो पहले का आंसर होगा एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल यही है कि इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग एंटीजन को या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजेंस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीजेंस सम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर जनरेटेड इनटू द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज व्हेन एक्टिव एंटीजेंस ऑफ द सेम डिजीज अटैक ऑन आवर बॉडी। तो इसका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट the responses of organism to certain environmental condition। और उस कंडीशन में इन्होंने एक एग्जांपल टेम्परेचर का दिया हुआ है, तो उसी के बेस पे 3 आंसर आपको देने हैं। तो पहला है विच ऑफ दीज ए बी एंड सी डिपिक्ट कन्फर्मर। तो आप जानते रहिए, मैंने आपको अभी इसके पहले भी डिस्कस किया है इसी पेपर में कि हमारे बॉडी का जो रेगुलेशन होता है किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिगार्डिंग, उसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो बॉडी के टेम्परेचर को या बाकी जो होम्योस्टेसिस होती है उसको रेगुलेट करते हैं, जिसको रेगुलेटर कहते हैं। एक जो रेगुलेट नहीं कर पाते वो कन्फर्मर होते हैं, और कुछ होते हैं जो कुछ टाइम तक यानी एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसको रेगुलेट करेंगे, उसके बाद रेगुलेट नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कन्फर्मर।
तो इस तरीके से कुल 3 टाइप के ये होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है ए वाला, ये है रेगुलेटर, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल को चाहे जितना चेंज करोगे, इंटरनल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये रेगुलेट कर रहा है हमेशा अपने होम्योस्टेसिस को, इसलिए ये होगा रेगुलेटर। दूसरा वाला जो होगा ये होगा पार्शियल रेगुलेटर, और थर्ड वाला होता है कन्फर्मर। तो ये 3 टाइप के एनिमल्स हो गए। तो पहला यहाँ प्रॉब्लम पूछा था, विच ऑफ दीज ए बी और सी डिपिक्ट कन्फर्मर, वो ऊपर लिख देंगे बी वाले को, ये कन्फर्मर है। दूसरा है मेंशन द कैटेगरी टू विच ह्यूमन बिलोंग्स, तो ह्यूमन अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट करके रखता है, मतलब कि कांस्टेंट रखता है, इसलिए ह्यूमन आएगा रेगुलेटर के अंदर। इसके अंदर ह्यूमन के अलावा बर्ड्स भी आ जाते हैं एंड ऑल द अदर मैमल्स। थर्ड है, वाई आर दीज मोर कन्फर्मर देन रेगुलेटर इन द एनिमल्स वर्ड, एनिमल्स वर्ड में कन्फर्मर का नंबर ज़्यादा होता है रेगुलेटर से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जनरली एडाप्टिव फीचर्स शो करते हैं और अपने बॉडी को, उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो नेचर के साथ वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। रेगुलेशन के लिए एक कॉम्प्लेक्स बॉडी की फंक्शनिंग होती है जो काम करती है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी की फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाती कि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाएँ, इसलिए वो कन्फर्मर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए उनका काउंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर एथिकल इशूज़। चलो प्रॉब्लम देखते हैं इसका क्या है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा, इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, जिसमें पहला है, वाई हैज़ द इंडियन पार्लियामेंट क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट फॉर द कंट्रीज पेटेंट बिल। सेकेंड है, इग्नोरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज कैन प्रूव कॉस्टली इन द एरा ऑफ बायोलॉजिकल पेटेंटिंग। तीसरा, गिव एनी 2 रीजन वाई द पेटेंट ऑफ बासमती राइस शुड नॉट हैव गॉन टू द अमेरिकन कंपनी। चलिए, तो बायो पेटेंट आप समझते ही हैं, जब कोई भी चीज़ किसी की पेटेंट होती है तो इसका मतलब उसको मैनिपुलेशन करने का, कमर्शलाइजेशन करने का पूरा जो राइट होता है वो उसी को होता है। दूसरा कोई उसको ना तो मैनिपुलेट कर सकता है, ना तो उसका नाम यूज कर सकता है, ना तो उसको किसी तरीके से कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अमेंडमेंट लाया था, सेकेंड अमेंडमेंट। उसके पीछे कुछ रीज़न थे, तो उस रीज़न को थोड़ा सा हम आगे समझेंगे। सबसे पहले ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम समझते हैं। इग्नोरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज आर प्रूवन कॉस्टली इन द एरा ऑफ बायोलॉजिकल पेटेंटिंग। यहाँ पे जनरली होता क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बायो रिसोर्स को यूज करने के लिए। अगर कोई लोकल ट्राइब्स होते हैं या फिर लोकल पीपल होते हैं जो उस बायो रिसोर्स को जानते हैं, उसको यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूज़ होते हैं जो जनरली लोग नहीं जानते जितना वो जानते हैं, क्योंकि उसको वो यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग ग्रासेस होते हैं जिनको एज अ मेडिसिन यूज कर लेते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाते या फिर लोग उसको नहीं जानते। तो अगर किसी को उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करना है और अगर हम उस ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर कर दें तो फिर हमको उसको यूज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करें तो हम कम पैसे खर्च करके और कम रिसोर्स को यूज करके और उसका कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, समझिए। एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरी। उस बेरीज के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड ब्रेजिन। और ये ब्रेजिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। ये एक अफ्रीकन प्लांट्स है जिसके अंदर ये प्रोटीन जनरेट होता है। अब इस बेरी की जो स्वीटनेस है वहाँ के लोकल ट्राइब्स यूज करते हैं। अब उसको अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कुछ अल्टरनेटिव यूज करेंगे स्वीटनिंग मटेरियल को जनरेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे किया गया है। यूएसए के अंदर क्या किया गया, इस ब्रेजिन प्रोटीन का जो भी सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को क्रिएट करके और उसको इंट्रोड्यूस किया गया मेज़ के अंदर।
और उस मेज के अंदर उस प्रोटीन को जनरेट कराया गया और उसको एज अ स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करने लगे। यानी आपने क्या किया, उस ब्रेजिन प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की, उसको मेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया, फिर वहाँ से उस मटेरियल को आप यूज करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट। अगर आप ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज किए होते तो आपको बेरीज मिला होता डायरेक्ट, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने का नहीं होता, आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रेजिन को जनरेट कर लेते हो, इसका कमर्शलाइजेशन हो सकता था। यानी कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर करने से ही हमको इतना बड़ा एक स्टेप लेना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम होती है किसी भी ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर करने से। तो अगर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके जो बायो रिसोर्स है उनका अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे, तो उसी को रोकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सेकेंड अमेंडमेंट आया था। The Indian Second Amendment recently cleared that the unauthorized exploitation of bioresources, traditional knowledge, and patent term, emergency provisions, उन सबको क्या किया गया, एक इनिशिएटिव दिया गया कि उसको आप किस कंडीशन में डेवलप कर पाएंगे और किस कंडीशन में उसको आप डेवलप या फिर यूज नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट 2005 के अंदर आया था। तीसरा है गिव एनी 2 रीजंस व्हाई द पेटेंट ऑफ बासमती राइस शुड नॉट हैव गोन टू द अमेरिका। इंडिया के अंदर एक वैरायटी है राइस की जिसको हम लोग बोलते हैं बासमती राइस। बासमती राइस की लगभग 27 वैरायटी इस समय इंडिया में है। तो इसी एक वैरायटी को यूज करके किसी अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था, उसका क्रॉस किया था किसी शॉर्ट राइस की ब्रीड के साथ, और एक दूसरा राइस उन्होंने जनरेट किया था। तो यहाँ पे जनरली उन्होंने बासमती राइस को यूज किया था इसके सेंट के लिए। तो जो उन्होंने दूसरी वैरायटी यूज किया क्रॉसिंग के लिए, उसके अंदर भी सेंट वाली कंडीशंस या सेंट वाला कैरेक्टर आ गया। अब वहाँ पे एक नई वैरायटी उन्होंने जनरेट किया। अब उस वैरायटी को वो पेटेंट अपना मानते हैं, लेकिन पेटेंट उनके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस न्यू वैरायटी को जनरेट करने के लिए उन्होंने इंडियन वैरायटी को यूज किया हुआ है। तो इंडिया जो इस बासमती राइस के लिए पेटेंट है वो अमेरिका के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे 2 रीज़न। पहले तो ये बासमती राइस एक इंडियन वैरायटी है, और दूसरा इंडिया के अंदर जो फार्मर्स होते हैं इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो कराते हैं, और इसकी बहुत सारी वैरायटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसलिए इसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो पेटेंट है वो इंडिया के पास होना चाहिए। तो अभी बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है कि उसका पेटेंट उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल पैटर्न है वो थोड़ा पाकिस्तान से मैच करता है। लेकिन इंडिया के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़े हैं, और इसलिए हाई लेवल पे जो भी पेटेंट के लिए इश्यूज़ जनरेट हुए थे वो इंडिया ने ही जनरेट किए थे। तो वहाँ पे जो न्यू वैरायटी अमेरिका के अंदर जनरेट हुई उसको तो पेटेंट दे दिया गया अमेरिका को ही, लेकिन इस कंडीशन में दिया गया है कि वो उसको बासमती नाम नहीं देगा। बासमती राइस का जो पेटेंट है वो इंडिया के पास ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट के बेस पे है कि अगर कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं होता अवेलेबल तो डायबिटिक पेशेंट की क्या हालत होती। यहाँ पे हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं इंसुलिन, तो उसी इंसुलिन पे प्रॉब्लम पूछा गया है यहाँ पे। तो पहला है rDNA टेक्नोलॉजी यूज टू ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन with the help of the flowchart show how this technology has been used to preparing genetically engineered human insulin by the Eli Lilly company। तो Eli Lilly क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को जनरेट कराया था इन 1983। इसके पहले क्या था, हम लोग इंसुलिन यूज करते थे, वो जनरेट होता था पिग से, लेकिन पिग का जो इंसुलिन था वो ह्यूमन यूज करता था तो बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होते थे। तो यहाँ पे जनरली जो इंसुलिन होता है उसके अंदर 2 चेन होते हैं, जिसमें एक होता है ए चेन जिसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं कुल 21, और एक होता है बी चेन जिसके अंदर अमीनो एसिड के कुल 30 काउंट्स होते हैं। तो इसकी ए और बी चेन को जब हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो वो इंसुलिन बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा इसका जनरेशन वो कैसे हुआ था,
सबसे पहले ए और बी चेन को आइसोलेट किया जाता है किसी भी रिसोर्स से आइसोलेट करने के बाद इसको प्लाज्मिड के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता है। अब प्लाज्मिड के ऊपर कैसे कनेक्ट करते हैं आपने बायोटेक में पढ़ा होगा। हम इस दोनों जीन को और इस प्लाज्मिड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे तो स्टिकी एंड बनेगा। फिर इसको दूसरे प्लाज्मिड पे इसको दूसरे प्लाज्मिड पे ऐड करने के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद जैसे जैसे ई कोलाई मल्टीप्लाई होगा इसके दोनों चेन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे ए चेन और बी चेन हमको बहुत ज़्यादा नंबर में मिल जाते हैं। फिर इसी ए चेन को और बी चेन को हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हमने आर्टिफिशियल बनाया है जो कि बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा होता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया था ह्यूमुलिन। ये एक्टिव इंसुलिन होता है जिसको कोई यूज कर सकता है। अगर इसको हमको यूज नहीं करना है, रखना है प्रोटेक्ट करके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें ए और बी चेन के साथ एक सी चेन जोड़ दिया जाता है। तो ये ए चेन होगा, ये बी चेन होगा, इसी में छोटा सा एक सी चेन जोड़ दिया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही इसको जोड़ेंगे। तो जब तक ये इस ए बी के चेन के साथ ये सी चेन लगा रहेगा तब तक ये इनएक्टिव होता है। एंड दैट इनएक्टिव इंसुलिन इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। अब इसी को एक्टिव करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सी चेन को हटा देंगे, फिर ए बी को ज्वाइन कर देंगे डाइसल्फाइड से, फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो ये पूरा है इंसुलिन हम लोग जनरेट कैसे करते हैं। दूसरा है जीन थेरेपी का प्रोसीजर क्या है एडीए पेशेंट के लिए, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एडीए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को जनरली हम लोग बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसी को बबल बॉय डिजीज़ भी बोला जाता है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट की डेथ किसी नॉर्मल डिजीज़ से भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं रहती और नॉर्मल कोई भी डिजीज़ होगा उससे पेशेंट मर जाता है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, इस डिजीज़ के पीछे रीज़न यही है कि इसके पास एक ऑटोसोमल जीन होता है जो कि डिफेक्टिव होता है। मतलब ये ऑटोसोमल एक डिजीज़ है और वो जो डिफेक्टिव जीन होता है वो जनरली वो रिस्पॉन्सिबल होता है ADA के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो हमारे सेल के अंदर टी सेल को मैच्योर डिफरेंशिएट कराता है। मीन्स हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि टी सेल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी भी बॉडी में अगर ADA रिलीज नहीं होगा, मतलब इसको रिलीज करने वाला जीन अगर डिफेक्टिव होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो फंक्शन नहीं करते। अब टी लिम्फोसाइट सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो पूरी इम्यूनिटी ही खत्म रहेगी, इसलिए वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अभी इसका जो क्योर है वो दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की वजह से भी ये ठीक हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ADA होगा उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। तो ये वाला प्रोसेस ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। इस वाले में होता क्या है, हम पेशेंट के लिम्फोसाइट सेल को कल्चर मीडिया के अंदर जनरेट कराते हैं और उस लिम्फोसाइट सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव ADA है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग अ वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोवायरस वेक्टर। तो रिट्रोवायरस वेक्टर को यूज करके एक्टिव ADA को लिम्फोसाइट सेल के अंदर ऐड, फिर इस एक्टिव लिम्फोसाइट सेल को हम उस पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लिम्फोसाइट सेल की अपनी एक लाइफ होती है, इसलिए इसको बार बार आपको रिपीट करना होता है। मीन्स एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद पूरा क्योर नहीं होगा,
इसकी लाइफ ख़त्म होगी, उसके बाद दोबारा आपको फिर से लिम्फोसाइट सेल को बाहर निकालना है, एडीए ऐड करके फिर आपको ट्रांसफ़र करना होगा। ये कंटिन्यू पूरी लाइफ उसके चलती रहेगी। परमानेंट क्योर इसका हो सकता है कब? जब हम एम्ब्रियॉनिक स्टेज में ही उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को पहचान लें और उसका क्योर कर दें, मतलब उसको चेंज कर दें। लेकिन जाइगोट के लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए परमानेंट क्योर इसका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग हमेशा बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही करेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडीए डिफिशियंसी एक 4 साल की लड़की के अंदर देखा गया था और उसका जीन थेरेपी के थ्रू इलाज किया गया था। तो ये पूरा पेपर है, पेपर ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते, ठीक पेपर है ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।